ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही एक स्टैंडर्ड टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इजी वे में उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे भी और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। पूरा फ्री ऑफ कास्ट है। इस पर स्टडी मटेरियल सर के द्वारा और भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल इस ऐप पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, दिए जाते हैं। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपना नया लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहते हैं आपको कि आप हमारा वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। घंटे वाले बटन को जरूर दबाइए और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करिए ताकि अच्छे कमेंट्स आएँ, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो। ठीक है, इसी के साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर, जो बहुत ही रोमांचक होगा। आज का लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम का देखिए क्या हम बताने वाले हैं आपको। आपको हम बताने जाने वाले हैं मैक्सिमम मैक्सिमम बाइनोमियल मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में आज हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे और आप देखेंगे इसको कैसे। ठीक है, मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ इसको सही कर लेते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? अधिकतम द्विपद गुणांक। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? अधिकतम द्विपद गुणांक। देखिए, आपको हम बता दें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैक्सिमम या क्या आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट टर्म अलग चीज है, मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट अधिकतम द्विपद गुणांक अलग चीज है। दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, विथ एग्जाम्पल बताएंगे। अब बहुत ही क्लियर होगा, इस बात का हम आपको गारंटी देते हैं। आप ध्यान से समझिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जैसे हम जब भी एक्सप्रेशन किए थे, तो जैसे मान लीजिए 4C3 आया था, या 4C4 आया था, या 5C1 आया था, 8C1, तो इन्हीं सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सारी चीजों को हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब हम किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का या किसी भी द्विपद प्रमेय का जब हम एक्सपेंशन करते हैं, जब प्रसार करते हैं, तो उसमें कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू अधिकतम होगी, वी हैव टू डिटरमाइन। हमें उसी को क्या करना है? डिटरमाइन करना है, बट विदाउट एक्सपेंशन। बिना एक्सपेंशन के, बिना प्रसार के ही हमें उस मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे जादू हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कैसे हम निकालते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए x+2 के पावर क्यूब, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन किए, तो हमें यहाँ मिला x³ यहाँ मिला 2 पर क्यूब। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है? CXA, तो C हो गया, x हो गया, x यहाँ पे 2 हो गया, C हो गया, x हो गया, ये 2 हो गया। अरे भाई 3 है तो 4 ही टर्म होंगे ना, तो CX2 कर दिया। n की जगह पे 3C1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1 को यहाँ रख दिया। फिर देखिए ये 3C2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी घटाया, यहाँ पे 1 आया, H2 को हमने क्या कर दिया? यहाँ फिट कर दिया। ठीक, तो x³ हो गया, ये 3C1 का मान 3 होगा, 3 2 n 6 यानी और फिर 6x² हो गया। 3C2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 ही होगी। क्यों? हमने फार्मूला बताया था कि 3C2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3C3 - 2 यानी कि 3C1 यानी कि फिर 3 ही होगा। तो बताया था ना NCR = NCN-R। तो हम ये बराबर होते हैं, तो इसका मान भी क्या आएगा? आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 करके सॉल्व करके देख लीजिए, वही वैल्यू आएगी आपका। तो ये 3 आएगा और 2 2 4, अब 4 3 जा
कितना होगा आपका 12। यहाँ पे क्या हो गया 12x प्लस 2 द पावर 3 की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x+8 इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब चाहें तो प्लस बी को होल क्यूब से भी देख सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी 3x² इंटू 2 यानी कि 6x² अब प्लस 3ab², ये 2 2 इन 4 3 12x हो गया। इसके 4 टर्म में आपके आ गए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पे आया, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट आया। यहाँ पे तो आपका 3c3 आ जाएगा और यहाँ पे 3c3 ही आएगा जो मान एक ही होगा। यहाँ पे 3c0 आएगा जिसको आप एक ही होगा। तो यानी कि अगर इस दो बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो दोनों का मान सेम आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का मान सेम आ रहा है, यानी कि क्या हुआ कि जब पावर आपका क्या है आड है, आड का मतलब विषम है, तो आपके दो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको फाइंड होंगे, एक आपका ये आपका ये। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी पावर अगर आड है मतलब विषम है तो दो आपके मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। अब निकाल लीजिए 3c1 का मान भी 3 और 3c2 का भी मान 3, यानी कि मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है 3 है तो होगी। यहाँ पे तो यहाँ पे है आपका क्या है 3c0 मान 1 हो गया, 3c3 मान 1 हो गया, यानी कि यही दोनों मैक्सिमम है। यानी कि अगर ऑड होगा तो दो आपके क्या होंगे मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे। तो अभी हम फार्मूला लिखेंगे, एक और समझाते हैं, एक और एग्जांपल के साथ समझाते हैं, चाहे यहीं पर फार्मूला हम लिख देते हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म है हम यहीं पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ध्यान से समझिएगा। यदि पावर आपका अगर पावर का मतलब क्या हुआ घात, अगर घात आपका क्या है आड है, क्या है आड है, आड का मतलब क्या है विषम है, तो आपके दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन, यानी तब हम लिखेंगे मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट दो आपको मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे, सी एन ऊपर जरूर रहेगा, n-1/2 और फिर n c n+1/2। अगर हम इसी को ही एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, इसी को ही अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि x⁴n पूछ दे कि के एक्सपेंशन में क्या पूछ दे कि फाइंड द मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2 n के जहाँ पे क्या है 3 है, 3 यहाँ पे हम 3 पुट कर दें और कह दें इसके प्रसार में हमें क्या बताना है मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है। तो अगर बाइनोमियल बिना सॉल्व किए अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो पावर क्या है ऑड है, ऑड होने के दो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं 3c, देखिए n-1/2 यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2, 3c 3+1 यानी कि 4/2, यानी कि 3c1 और 3c2 यही आपके दोनों क्या होंगे मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे। कब, अगर पावर आपका ऑड रहेगा तब, ठीक है। ये मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको क्या हो गए मिल गए। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ट्रिक बिना फार्मूला रटे समझे, कैसे समझेंगे। अगर पावर 3 है यानी कि अगर ऑड है तो आप सीधे समझ लीजिए कि ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से कटेगा नहीं। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो किससे डिविजिबल, या तो हम इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, एक घटा दें, या एक ऐड कर दें, या एक जोड़ दें। तो अगर एक जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तब वो 2 से डिविजिबल होगा, या एक सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तब वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे ऑड है तो समझ लीजिए एक जोड़ना और एक घटाना है ताकि 2 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, 2 से कट ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करें, या तो एक घटाएंगे या तो एक जोड़ेंगे, इसलिए दो आपके कंडीशन मिलेंगे 2 से डिविजिबल बनाने के लिए, इसलिए दो आपके मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। फार्मूला बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए जो हम बताएं। अगर एक बार में नहीं समझे तो 1 से 2 बार में देखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम दूसरा टर्मिनोलॉजी आपको समझाने जा रहे हैं। ये पहला हो गया। अब मान लीजिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड द, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम binomial coefficient in the expansion of
एक्सपेंशन ऑफ एक्स टू द पावर 2 के पावर, ठीक है। मान लीजिए इसको हिंदी में अगर कहें तो क्या क्या कहेगा कि x प्लस 2 के पावर 4 के प्रसार में अधिकतम द्विपद गुणांक का मान बताइए। द्विपद गुणांक का मान बताइए। x प्लस 2 के प्रसार में अधिकतम द्विपद गुणांक का क्या बताइए, मान बताइए। यह फाइंड द मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 द पावर 4। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम फार्मूला बताएंगे लेकिन हम समझाने के बाद बताएंगे। मान लीजिए x प्लस 2 है के पावर क्या है, 4 है। अगर इसको हम देखेंगे x पर 4 होगा और फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2 पे 4 होगा। ये तो आप जान रहे हैं, पहला लास्ट ऐसे कर देते हैं। फिर क्या है सी एक्स ए, तो सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए, कितने टर्म होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 पे 4 कर दीजिए, जब जगह बच रहा था यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तरीका मैंने बताया था। अब यहाँ पे क्या होगा 4c1, अब 4c1 4 में से 1 जाए 3 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 4c2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, इसको उठा के यहाँ पे रखिए। फिर क्या है 4c3, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखिए, ये 3 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अगर इनमें से अगर मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू अगर आपको जाननी है, तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू अगर इनमें से हमें जाननी है तो एक चीज हमें आप बताइए, कौन होगा इसमें मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें आप देखिए ये होगा मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, ये होगा। आप कहेंगे सर भविष्यवाणी कैसे कर दिया, मैं जान रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस से बता दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए कि यही मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू है। ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आप निकाल के देख लीजिए। 4c1 4c2 की अगर वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या है फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 2, और 4 में से 2 जाए 2, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपन क्या हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, कट गया ये दोनों। और फिर देखिए ये 2 से 2 कट गया, 2 3 6, इसका मान 6 आया। और 4c3 का मान निकाल लीजिए, 4c3 का तो फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 4 इंटू 3 इंटू क्या हो गया आपका, इसका मान निकालिए फैक्टोरियल 4 अपन 4c3 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए 4c3 c1 c2 c3, तो 4c1 हो गया, वैल्यू 4 ही आनी चाहिए इसकी। तो 4 फैक्टोरियल 4 अपन फैक्टोरियल 3, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 4 को बाहर कर दीजिए। 4 को आप बाहर करेंगे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 4। तो इसमें से आप देख रहे हैं, इसमें से और इसमें से लास्ट में तो आपका 4c4 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो cn होता है ना 4c4, उसका भी मान 1। यहाँ पे क्या होगा 4, अगर इसको भी हम c के फॉर्म में लिखना चाहें, x पर 4 है ना, इसको भी c के फॉर्म में लिखें तो यहाँ 4c0 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 4c4 होगा। तो ये बताइए इस बाइनोमियल कोफिशिएंट का मान भी 1, लास्ट वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का भी मान 1, इसका मान 4, इसका मान देखिए 6, इसका मान 4, इसका मान मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन है, इसमें 4c2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर पावर आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पावर आपका क्या हो, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर देखिए अगर पावर का मतलब क्या होता है घात, अभी मैंने बताया। अगर पावर आपका इवन हो, इवन का क्या मतलब होता है सम, अगर पावर आपका सम हो तो इसका जो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो होता है cn/2, ठीक है। सीधे जो मीन टर्म है वही आपका क्या होगा, जो मीड में बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वही आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर यहाँ हम बात करें तो cn के जगह पे n तो ऊपर रहेगा ही, 4c n के जगह पे क्या है 4/2 यानी कि 2, 4c2 ही क्या होगा मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, जिसको आपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्राप्त किया, यहाँ आपने सॉल्व करके प्राप्त किया, तो आपको आपने देखा क्या कि जो मीड वाला है 4c2 वही क्या हो रहा है मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल रहा है।
और सॉल्व करने पर भी मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल रहा है। इसका मतलब हमें यही फार्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर पावर सम हो तो केवल एक ही मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा, वो होगा NCN/2। इसको हमें रट लेना है, समझ लेना है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर निकाल के आप समझ सकते हैं कि दो जो है, दो जो आपका n है वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो हमको 1 जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे CN/2 हमने यूज कर दिया। ठीक है, तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा बेटा, वो आपने पढ़ा क्या, वो आपने पढ़ा मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रेटेस्ट टर्म यानी कि महत्तम पद क्या है इसमें। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट टर्म के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म की अगर हम बात करें तो देखिए ग्रेटेस्ट टर्म हम इसमें कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला वगैरह क्या है, हम चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में इसी से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी इंडेक्स वाले से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, क्या उसमें से पूछे जाते हैं हम उसको एक लाइन में बता देंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम पिछला लेक्चर्स देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट टर्म की अगर हम बात करें तो इसमें बताइए ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। ये तो आप जान ही रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम तो आप समझ ही गए। अगर हम इसके ग्रेटेस्ट टर्म की अगर हम बात कर दें, अगर हम पुटिंग यहाँ पे लिख दें, पुटिंग मतलब रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू 1, इसका x का मान 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर, इसका मतलब अगर x इक्वल टू 1 रखें तो ये हो जाएगा 1 + 6 + 12 + 8। तो इसमें मैक्सिमम टर्म क्या हुआ, ग्रेटेस्ट टर्म क्या हुआ, 12 हुआ। x इक्वल टू 1 पे जो आपका मैक्सिमम टर्म हो गया वो क्या हो गया, 12 हो गया। यानी कि ये कहाँ से मिला है, ये 12 किससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ, यानी कि यही पूरा क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है। किसके लिए, जब x बराबर 1 आप रख रहे हैं तो। इसी प्रकार x की एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन द्विपद प्रमेय देगा, बाइनोमियल टर्म देगा, दो पद देगा जिसको एक्सपेंस करना होगा और बताना होगा कि इस पर्टिकुलर x के पर्टिकुलर वैल्यू पे उनमें से ग्रेटेस्ट यानी कि अधिकतम मान क्या होगा। समझ में आ गई अच्छी तरह से, चीजें तो समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे x बराबर 1 के लिए जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्या है, 12 है। उसी को हमें बिना प्रसार किए, बिना सॉल्व किए ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या है समझ में आ गया होगा। पूरा सॉल्व करने के बाद जो टर्म मैक्सिमम मिल रहा है वो ग्रेटेस्ट टर्म है। और मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, ये जो हमने कोफिशिएंट यूज कर रहा है वो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, एक यहाँ से एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर एक एग्जांपल जो मैंने अभी आगे बताया वहां से भी आप क्लियर कर लीजिए। अगर यहाँ से हम सारे टर्मों को निकाल दें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 4 x पे 4 ही मिलेगा, यहाँ 4c1 आपका 4 2 n जा क्या हो जाएगा 8x3 हो जाएगा, और 4c2 की वैल्यू 6 आया है, 6 4 n जा क्या हो जाएगा 24x²। और यहाँ पे देखिए 4c3 आपका क्या होगा 4 ही होगा, और 2 और 3 कितना होगा 8। यहाँ पे क्या है 4c3 का मान कितना हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4c3 का मान तो 4 ही होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 4c3 का 4c1 हो गया, इसका मान तो 4 ही आया। आइए पे 2 के पावर 3 है तो 8 आया, 8 4 n जा क्या आएगा 32 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 को आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के पावर 4, फिर क्या आया 8x3, फिर क्या आया 24x², फिर क्या आया 32x, फिर क्या आया आपका 16। इतने सारे वैल्यूज आपको मिल गए। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अगर हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, जैसे मान लीजिए हम x इक्वल टू 1 रख दें या 2 रख दें या x इक्वल टू 2 रख दें, कुछ भी रखें, इसका प्रत्येक टर्म का एक मान मिलेगा। जैसे x 1 रख रहे हैं तो 1 हो गया, 8 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, ये 16 हो गया। यानी कि अगर हम इसके लिए बात करें तो जो ग्रेटेस्ट टर्म हुआ क्या हुआ 32 हुआ। ये कौन सा पद है, 32 किससे आया है, 32 आया है इससे। ठीक है, इससे 32 आया हुआ है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट टर्म है
वो कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है उसका 32 है। किसके लिए, जब हम x इक्वल टू 1 कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर आप x इक्वल टू 1 ही क्यों रखे। आप x1 जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, x की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया, यहाँ x इक्वल टू 2 भी दिया है, 2 पर भी देखेंगे 3 दिया है, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू x के बराबर दिया है, तो पुट करने पर कौन सा टर्म मैक्सिमम आ रहा है उसको बिना एक्सपेंड किए हमें निकालना है बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और फिर ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, महत्तम पद क्या है, इसका भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने मैक्सिमम कोफिशिएंट का तो हमने निकाल दिया, एग्जांपल दे करके आपको समझा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया होगा आपका, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे इस तरह से, दो ठो क्वेश्चन अगर दे दे, इसमें अगर पूछ दे कि x प्लस ए, कोई भी पद दे दे x प्लस ए की पावर 7, ठीक है, मैं पूछ दे कि फाइंड, प्राप्त कीजिए क्या, मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब फिर एक क्वेश्चन और दे दे कि आपको x प्लस ए के पावर 4, आपको फाइंड करिए क्या, फाइंड करिए मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देता है तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। पावर क्या है यहाँ पर, पावर इसमें क्या है, यहाँ पे अगर घात की बात करें तो 7 है, 7 का मतलब क्या है आपका, क्या है, ऑड है। तो जो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, या तो एक घटाएं या तो एक जोड़ें, यानी कि आपका एन का मतलब 7c 7 माइनस 1/2 गामा 7c 7 प्लस 1/2, बिना आपको प्रसार किए डायरेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे 6 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7c4, यानी कि आपके दो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गए इसके लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर आपका ऑड है तो यानी कि विषम है तो। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे जो पावर है आपका, पावर का मतलब क्या, घात जो दिया हुआ है वो क्या है 4 है, मतलब ये क्या है आपका इवन है, इवन का मतलब क्या है सम है। तो सम के लिए अगर हम बात करें मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट का, इसका हमने फार्मूला बताया था n/2। तो n का मान क्या है 4c4/2, इसका मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा 4c2 होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप ऐसे मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगर अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, ग्रेटेस्ट टर्म, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म, जिसको बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम पद। ठीक है, हम x प्लस ए के पावर n के प्रसार में, एक्सपेंशन में हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे। मान लीजिए कोई आपके सामने बाइनोमियल टर्म दिया हुआ है, ठीक है, माना इसमें लिखेंगे लेट, लेट का मतलब क्या, माना। इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म है लिखेंगे लेट ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए के पावर n इजिकल टू TR+1। यहाँ पर हम मान लिए, क्या मान लिए, माना, ध्यान से देखिए, माना कि x प्लस ए के पावर n के प्रसार में अधिकतम पद क्या है TR+1। ये चीजें हमने क्या कर लिया, मान लिया। हमें वही यही वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, TR+1 ये जरूरी नहीं है कि जो भी अधिकतम पद है वो उसके जस्ट पहले वाले पद से क्या हो जाए, बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, या छोटा, अधिक नहीं हो सकता, कभी अधिक नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि TR+1 ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा टर्म है, तो अगर हम TR की बात करें तो ये TR इसके कंपैरिजन में या तो छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों टर्म में आपके क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिलेंगे जिसमें दो टर्म उसके पहले वाला भी सेम और ये भी सेम सेम मिल जाते हैं। ऐसे हम चीज़ों को आपको हम बताएंगे। ठीक है, कहाँ ये सेम मिलते हैं वहाँ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो टी आर या तो इससे या तो या टी आर क्या होगा, छोटा होगा, या तो इसके बराबर होगा। अगर हम रेशियो निकालें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि या तो टी आर इसके बराबर होगा या तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं देन मतलब तब ये हो सकता है टी आर इज लेस देन आर इक्वल टू टी आर प्लस वन। यानी कि आपको एक टर्म मिल जाएगा, एक कंडीशन मिल जाएगा। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा क्या, टी आर प्लस वन अपान टी आर, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो या तो एक से ज्यादा होगा या तो एक से बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो टी आर प्लस वन ग्रेटेस्ट है, उसका जस्ट पहले वाला टी आर या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। छोटा होगा तो एक से वैल्यू ज्यादा होगी, अगर बराबर होगा दोनों एक के बराबर हो जाएंगे। तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अब इसकी आगे की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, टी आर प्लस वन का जो फार्मूला होता है एन सी आर इंटू एक्स पे एन माइनस आर इंटू ए पर क्या हो गया आर अपान। अब इसकी बात करें टी आर की, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टी आर की अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी आर माइनस वन प्लस वन, माइनस प्लस कट जाएगा, आर आई बचेगा। तो यानी कि पूरा ये आर कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, एन सी एन माइनस आर, ठीक है, इंटू एक्स पे एन माइनस माइनस आर, यानी कि एन माइनस ये प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इंटू ए पर एन माइनस आर हो जाएगा। तो आपको एक कंडीशन यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस करके प्लस वन कर दें और हम यहाँ फार्मूला यूज करें तो क्या मिलेगा, एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स पे क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है एन माइनस आर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर के जगह पे क्या है, आर माइनस वन है, तो वही चीज है आर के जगह पे क्या है, आर माइनस वन है, तो एन सी आर के जगह पे क्या है, यहाँ पे आर माइनस वन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए पर एन माइनस आर, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स पे एन माइनस आर प्लस वन इंटू फिर ए पर आर, यानी कि ए पर आर माइनस वन। ठीक है, ये तो क्लियर है बराबर। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो चीजें ज्यादातर क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये किसके बराबर आ रहा है, ये भूलना मत, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन के। तो हम देखते हैं एन सी आर अपान एन सी, या आर माइनस वन को हम पहले क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। अगर हम भागा की बात करें, यहाँ पे डिवाइडेड बाई है ना, ये डिवाइडेड बाई है, अगर इसको मल्टीप्लाई बाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, वन अपान, नीचे वाला वन ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसलिए हम पूरा ओपन करते हैं। एन सी आर माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, एन सी आर माइनस वन। बताइए, ये डिविजिबल मल्टीप्लाई में बदला तो नीचे वाला जो वन है वो ऊपर चला गया, ये पूरा क्या हो गया, नीचे आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और जो भी ये मान आ रहा है आपका, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम उसमें से इसको सॉल्व करके इजी कर रहे हैं। फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर अगर बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एन माइनस आर, और यहाँ पे इंटू वन अपान ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू देखिए एन माइनस आर प्लस वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो अब ध्यान से देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल एन अपान आर इंटू एन माइनस आर इंटू
फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर। अब इस चीज को ऊपर भेज दीजिए, एन माइनस आर प्लस वन है ना, इस चीज को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस वन, या फिर क्या है एन माइनस आर प्लस वन को बाहर निकाल लीजिए तो क्या होगा फैक्टोरियल, ये बाहर हो जाएगा तो माइनस वन होगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस आर बचेगा। और फिर नीचे हमने क्या किया, इस नीचे वाले पोर्शन को ऊपर भेज दिया, और फिर नीचे फैक्टोरियल एन तो बचेगा ही बचेगा, फैक्टोरियल एन तो बचेगा ही बचेगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, ये भी कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे, तो मिला क्या आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया था, इस दोनों पोर्शन को उठा के ऊपर कर दिया था, तो फैक्टोरियल तो नीचे बचेगा ही ना। तो पूरा मिला जुला करके हमको इसका रिजल्ट जो मिला, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं क्या, एन माइनस आर प्लस वन अपान आर। पूरा सॉल्व करने के बाद हमको रिजल्ट मिल गया क्या, एन माइनस आर प्लस वन अपान आर। किसका रिजल्ट मिला, इसका मिला एन सी आर फिर अपान एन सी आर माइनस वन का रिजल्ट मिला। तो चाहिए तब इसके चक्कर में ना पढ़ के डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उस रिजल्ट को पुट करना चाहेंगे, ठीक है, देखिए कहाँ, ठीक है, यही था हमारा मान, और इसी में हम डायरेक्ट पुट करना चाहेंगे जो रिजल्ट आया था। तो आप चाहे तो इस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम रिमूव करेंगे, मूव करेंगे, उस वैल्यू को डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम इसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया बेटा, जादू जादू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर दिया एन माइनस आर प्लस वन अपान आर। अब एक्स पे ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, एन माइनस आर माइनस एन प्लस आर, फिर क्या है माइनस वन हो जाएगा, इंटू ए पर आर माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। नीचे वाले के ऊपर हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला, एन माइनस आर प्लस वन अपान आर, एक्स पे क्या होगा, यहाँ पे एन से एन खत्म, आर से आर खत्म, एक्स पे माइनस वन अपान ए पर वन होगा, तो इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब आपको एक फार्मूला मिला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके इम्प्लाइड डेट हो, क्योंकि बीच में एक सिंबल यूज हो रहा है ना, तो सब इम्प्लाइड डेट होंगे। तो क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन अपान आर इंटू क्या है, एक्स अपान आर इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वन। तो एक जो आपको ये रिलेशन मिला, इसी रिलेशन से ही हम ग्रेटेस्ट टर्म क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो हमने ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उस ग्रेटेस्ट टर्म को आप इसी रिलेशन से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले को जरूर याद करिएगा। इसके साथ साथ एक ट्रिक भी हम बताएंगे, एक ट्रिकी फार्मूला भी बताएंगे, जिसका यूज करके ग्रेटेस्ट टर्म को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इस टर्म का यूज करके देखते हैं, फिर ट्रिकी टर्म भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन चीज़ यही है, यही आपको क्या करना है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो फार्मूले में अगर हम इसको एक जगह पे समराइज करना चाहें तो आपको क्या करना होगा, x प्लस ए के पावर n के प्रसार में लिख सकते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए के पावर n, मतलब x प्लस n के प्रसार में आपको अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो, कि प्रसार में एक्सपेंशन में अगर ग्रेटेस्ट टर्म अगर आपको निकालना हो, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, अपनी जुबान पर रखना पड़ेगा, कि इसका जो आपको निकल के आया रिजल्ट एन माइनस आर प्लस वन अपान आर इंटू ए के पावर एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू वन। इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यहाँ ए को हम मॉड में भी ले सकते हैं, क्योंकि ए को हम क्या करेंगे ना बेटा, ए को हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे। क्यों पॉजिटिव में लेंगे, उसको हम बताएंगे क्यों पॉजिटिव में लिया जाता है, ठीक है। तो इस टर्म को, इस सूत्र को हमेशा के लिए अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए। अब हम इसको हम क्या कर रहे हैं, एक क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करने पर एक चीज ध्यान दीजिएगा,
इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं और आर की वैल्यू किस में मिल रही है, डेसिमल में अगर मिल रही है, डेसिमल में मिली से 4.5 या 9.8 या 7.8, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में 7.8 मिल रही है, तो जो आर का मान होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा। इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट का मतलब जो इंटीजर पार्ट है इसका इंटीग्रल पार्ट होगा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब अगर आर की वैल्यू 7.8 है तो आर का मान 7 होगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म की हम यहाँ बात करेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म की बात करेंगे तो टी आर प्लस वन, आर के जगह पे क्या आ गया 7 आ गया, 7 प्लस 1 यानी कि T8, 8वां पद ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अगर आर का मान डेसिमल में आया तो ध्यान दीजिएगा, इफ अगर आर की वैल्यू अगर किस में आ गई, इंटीजर में आ गई, किस में आ गई, इंटीजर में आ गई, यानी कि पूर्णांक में अगर आ गई, तो जो आपका आर का मान आएगा, जैसे मान लीजिए आर का मान अगर 7 आ गया, ठीक है, आर का मान क्या आ गया 7 आ गया, तो सॉल्व कर रहे हैं तो आर का मान अगर 7 आ गया, मतलब कोई इंटीजर आ गई, तो ये इस तरह से नहीं आएगी, वो आएगी कैसे, ऐसे आएगी। आर की वैल्यू आपको ऐसे करके आएगी, आर की वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीजर में अगर आती है तो उसके दो मान मिलेंगे। अगर 7 है तो एक 7 तो होगा ही होगा, और 7 से एक कम भी होगा, ठीक है। उसको हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आर की वैल्यू कोई यम मिल गई, यम एक पूर्णांक मिल गया, तो अब आर के दो मान हो तो यम तो होगा ही होगा, एक यम -1 भी होगा, ये ऐसे होगा कि जो भी वैल्यू आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ इंटीजर कोई मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है, तो आर के दो मान होंगे कि यम, एक यम -1। तो जो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा बेटा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो दो ठो होगा, टी एम होगा और टी एम प्लस एम -1, मतलब जो भी यहाँ पे आया रहेगा उसको दो आपके ग्रेटेस्ट टर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आर की वैल्यू एक पूर्णांक मिल रही है तो दो आर का मान मिलेगा, तो दो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट टर्म भी मिलेंगे। अगर आर की वैल्यू आपके डेसिमल मिल रही है तो जो आपका इसमें इंटीग्रल पार्ट होगा, जो मतलब जिसमें दशमलव न लगा हो, मतलब पॉइंट वाला पार्ट जो छोड़ कर, पॉइंट वाला पार्ट को छोड़ करके जो बच रहा है वो इंटीग्रल पार्ट होगा, इसलिए उसके एक आपके ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे। तो ये पूरा हम अब फार्मूला आपको हमने समझा दिया। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक एग्जाम्पल को लेकर के हम इन सारी चीज़ों को क्या करना है आपको समझा देना है, बता देना है। फिर शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे, अगर संभव होगा तो इसी लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले टेकअप कर लीजिए, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द, हिंदी में भी लिखेंगे घबराइएगा मत, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 4 minus 3x to the power 8 if x is equal to 4, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 माइनस 3x के पावर 8 के प्रसार में ग्रेटेस्ट टर्म बताइए यदि x की मान क्या हो जाए, 4 हो जाए। इसको पूरा प्रसार करें, x का मान 4 रखें तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, बिना प्रसार किए, बिना सॉल्व किए बताना है, ठीक है। क्या है, 4 माइनस 3x टू द पावर 8 इज इक्वल टू x पर क्या है 4 है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना। अगर इसको हिंदी में लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस 3x टू द पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद बताइए, क्या बताइए, महत्तम पद बताइए। क्या यदि x इक्वल टू क्या है 4। हिंदी में भी मैंने इन चीजों को लिख दिया। 4 माइनस 3x के पावर 8 का प्रसार में हमें महत्तम पद बताना है जब x का मान क्या हो जाए, 4 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन पे हम चलेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि वो महत्तम पद क्या है, TR+1 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट दैट मैक्सिमम टर्म, हम मान लेंगे कि वो हम महत्तम पद आपका क्या है, मान लेंगे कि वो महत्तम पद क्या है, TR+1 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या माना,
वह महत्तम पद आपका क्या है, वह महत्तम पद आपका क्या है, टी आर प्लस वन। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पहले होगा टी आर जो होगा वो या तो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा, यही हो सकता है। तो अगर इसका हम रेशियो निकालें तो क्या आएगा, टी आर प्लस वन अपन टी आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। तो टी आर प्लस वन अपन टी आर को जब हमने सॉल्व किया था तो हमको एक चीज मिला था, क्या मिला था, ध्यान से देखिएगा। हमको एक पॉइंट मिला था जब इसको हमने सॉल्व किया था, तो एक पॉइंट हमको मिला था, क्या मिला था, एन माइनस आर प्लस वन अपान आर इंटू एक्स बाई ए बाई एक्स। ध्यान दीजिएगा, यही आपको याद रखना है। जब वेरिफिकेशन जाने रहेंगे तो फार्मूला गलत होगा तुरंत मार, क्योंकि हमको याद था कि एक्स पावर माइनस वन आया था तो नीचे चला गया। ठीक है, टू द पावर वन। अब सारी वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, जो भी हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन है 4 माइनस थ्री एक्स टू द पावर 8 है, तो आपका 8 है तो यहाँ 8 माइनस आर प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे आर ही होगा। ध्यान से देखिएगा, इंटू ए 4 माइनस थ्री एक्स, तो ए मॉड में यानी कि पॉजिटिव ही लेंगे, यानी कि यहाँ पे 3x हो जाएगा और x के जहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे a निगेटिव था तो आप पॉजिटिव क्यों लिखे हैं, x का मान 4 कैसे लिख दे दिया है x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमने a अपन x लिख दिया। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि a ऊपर भी था a नीचे भी था, आपने सॉल्व किया था टी आर प्लस वन अपन टी आर का, दोनों ऊपर नीचे दोनों a था, दोनों का माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव ही तो वैल्यू आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव ही लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस आर अपान आर, थ्री, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटू यहाँ पे 3x है, x के इक्वल टू क्या है 4 है, तो यहाँ पर 3 इंटू फोर अपान 4 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1। तो 4 to 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, यहाँ बराबर नहीं होगा, अब देखिए हमसे बार बार मिस्टेक हो रहा है, इम्प्लाइड डेट, क्योंकि बीच में सिंबल चल रहा है इसलिए कभी बराबर नहीं, इम्प्लाइड डेट का सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है 9 माइनस आर इंटू थ्री अपान आर इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अरे भाई जैसे हम बीच में बराबर यूज करते थे, हम बराबर दोनों चीजें तो हो नहीं रही हैं भाई, ग्रेटर है होगा या तो आपका एक के बराबर होगा, इसलिए हम बराबर नहीं हो रहे हैं तो हम जबरदस्ती बराबर तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो इम्प्लाइड डेट का ही सिंबल चलेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस थ्री आर अपन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि 27 माइनस थ्री आर, ये आर उधर गया तो आप इसको उधर भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा 4r, तो ये होगा 4r इज लेस देन आर इक्वल टू 27, तो r इज लेस देन 27 अपॉन 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो r कितना आएगा 6.75। ठीक है, 6 जीरो 2 3 0 3 24 3 27, देख लीजिए। तो यहाँ r का वैल्यू डेसिमल हुआ ना, तो जब हमने अभी फार्मूला हमने लिखा था, जब r की वैल्यू डेसिमल में होगी तो जो डेसिमल इंटीग्रल पार्ट होगा वही r का क्या होगा, मान रहे लिखेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ r इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल देन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, क्या होगा इंटीग्रल पार्ट के बराबर होगा, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो आपका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा बेटा, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन, यानी कि टी सिक्स प्लस वन, यानी कि क्या हो जाएगा टी सेवन। ठीक है, इस प्रकार जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्या है, अधिकतम जो पद है वो क्या है टी सेवन है। इसको आपने इजीली सॉल्व किया और यहाँ हम इसको एक साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आपको बस यही फार्मूला याद करना है, वैल्यू को पुट करना है, सिंबल में समझ लीजिए इक्वल या बराबर के जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको यूज करते जाना है, बराबर ट्रांसफर करते जाना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये जो हमने आपको बताया, ये किससे रिलेटेड था, ये जो भी हमने आपको बताया ये किस पॉइंट से रिलेटेड था, ये पूरा टर्म आपका रिलेटेड था जब r की वैल्यू क्या हो डेसिमल में आ रहे तब। मान लीजिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें r की वैल्यू एक इंटीजर आती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट हियर, इसको क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट हो जाए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को साथ में लेकर के एक्सप्लेन करते हैं दूसरा पॉइंट को। ठीक है,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम आपके सामने लिखते हैं। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा हो, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो, ठीक है, इस तरह से हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ टू माइनस थ्री एक्स के पावर 7 इफ एक्स इक्वल टू 2। हिंदी में कोई बहुत कठिन चीज हमने नहीं लिखा है, हमने लिखा है क्या, 2 माइनस थ्री एक्स के पावर 7 इफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2 है। मतलब इसका प्रसार करके आपको बताना है x बराबर 2 पर कि कौन सा पद आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 2 माइनस थ्री एक्स के पावर 7 का हमें ग्रेटेस्ट एंड मैक्सिमम पद निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 माइनस थ्री एक्स के पावर 7 के प्रसार में क्या करना है, के प्रसार में अधिकतम पद बताना है। अधिकतम पद बताइए। ठीक है, यदि x इक्वल टू क्या हो, 2। यही आपका हिंदी में इसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत लोग हिंदी ना लिखिए, ना बोलिए, ना कहिए तो ये समझ जाते हैं कि पूरी चीज़ें इंग्लिश में ही चल रही हैं, हमारे समझ के बाहर छोड़ के भाग जाते हैं। कभी भी हिम्मत ना हारिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सर आपसे ही लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। जब इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो इम्प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को बताइएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 माइनस थ्री एक्स के पावर 7 में ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। ठीक है ना, तो फार्मूला आप जान रहे हैं। यहाँ फिर मान लीजिए कि माना, यहाँ पे लिख लीजिए, माना वह अधिकतम पद, यानी कि दैट आपका वह अधिकतम पद आपका क्या है, मान लिया क्या है, टी आर प्लस 1 है। यहाँ पे लिखेंगे लेट दैट मैक्सिमम टर्म इक्वल टू टी आर प्लस 1। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे क्या, टी आर प्लस 1 अपन जो टी आर होगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो टी आर प्लस 1 अपन टी आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। ये फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं, एन माइनस आर प्लस 1 अपन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो एन की इक्वल टू क्या है, 7 है, 7 माइनस आर प्लस 1। यहाँ पर देखिए एक चीज़ भूल गए, ऐसे जल्दी जल्दी में कभी भी फार्मूले को ना भूलिएगा। जब प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो जहाँ भी गलत होगा आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। एन माइनस आर प्लस 1 अपान आर इंटू ए बाई एक्स। तो ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस यानी कि 3। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव में लिखेंगे वैल्यू को, तो 3x अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 1, एक्स इक्वल टू 2 हमको तो पुट करना। हमने फार्मूला के अनुसार चीजों को क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 7 यानी कि क्या हो जाएगा, 8 माइनस आर अपान आर। एक्स की वैल्यू पुट करिए 2 है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, पुटिंग यानी रखने पर एक्स इक्वल टू 2, एक्स का मान 2 रखने पर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 3 आर अपान आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 3 आर। यार यहाँ चला आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 24 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 4 आर इज लेस देन आर इक्वल टू 24, आर इज लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि आर के 2 मान मिले। ये तो या तो 6 या तो 6 से कम, यानी कि इसके आर के 2 मान मिलेंगे। आर के 2 मान मिलेंगे, एक तो 6 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, 5। देखो आर इज ग्रेटर देन 6, आर इज लेस देन 6, आर इज इक्वल टू 6, आर इक्वल टू 6, आज 6 से एक कम क्या हो गया, 5। तो जो आपको ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे यहाँ पर बेटा, तो 2 मिलेंगे, एक T6 प्लस 1, एक T5 प्लस 1, यानी कि T7 और T6। ये 2 आपके क्या मिल गए, ग्रेटेस्ट टर्म मिल गए। ठीक है,
तो हमने बताया था अगर r की वैल्यू एक इंटीजर मिलती है, m मिलता है, इसके दो मान मिलते हैं, एक m खुद होता है, एक m माइनस वन यानी कि 5 होता है, तो ग्रेटेस्ट टर्म इसी के अकॉर्डिंग मिल गए T7 और T6। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का सिंपल जरूर लगाइएगा, ठीक है, या आर भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने दोनों एग्जाम्पल लेकर के मैंने समझाया। इससे भी इजी एक ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आप और आसानी से इनको समझ सकेंगे, तो आप इसका यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, इसके ट्रिक को लेकर आएंगे और फिर कुछ पॉइंट और बताएंगे जो आपके बाइनोमियल टर्म से रिलेटेड होगा, जो एनी इंडेक्स से रिलेटेड होगा। ये तो पॉजिटिव इंडेक्स से सारी बातें अभी तक हमने डील किया, एनी इंडेक्स में मान लीजिए -2 का पावर हो जाए, -7/2 का पावर हो जाए, बहुत इंटरेस्ट वे में समझेंगे। उसमें जो क्वेश्चन पूछता है बस उतना ही बता के हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे व्यवहारों को पावर लिखने की और जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, तो इसका एक्सपीरियंस आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आपका दिन हो चाहे रात शुभ हो। ओके।